x1 x2 कब आने थे? x1 किधर माना था, इधर या इधर? चलो, और लास्ट कहाँ निकाल के छोड़ के गई थी आर्टिकल बीच में? p प्लस ये तो था x x प्लस डेल्टा x x माइनस, ये भी करवा गई थी, यहाँ तक करवा के चली गई थी मैं क्लास में। ये होल डेंसिटी है इन दोनों के बीच में, होल घनत्व है इन दोनों के बीच में, और ये आपका होल घनत्व था इन दोनों के बीच का। दोनों के बीच का घनत्व निकल चुका है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब आ जाओ, अब मैं निकाल रही हूँ यहाँ से यहाँ तक होल घनत्व में कितना परिवर्तन हुआ है। कितना परिवर्तन ले रही हूँ मैं? पी, पी आर माइनस पी एल, राइट माइनस लेफ्ट। ऐसे ही तो निकालते हो। निकालते कैसे? परिवर्तन निकालना है मुझे, तो कैसे करोगे? यहाँ पर ये तो हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया राइट, तो निकालो कैसे परिवर्तन। इधर से इतने कितने होल्स आ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने होल ट्रांसफर हो रहे हैं? तो पी आर माइनस पी एल, पी आर कितना है? ये लेफ्ट वाला, पी माइनस डेल पी ओवर डेल एक्स अपॉन 2 माइनस क्या, राइट वाला इधर ही तो है, वो तो ही ना राइट। राइट में से लेफ्ट निकालना है, राइट तो इधर है। अरे ऐसे नहीं है ज्यादा माइनस कम, हर जगह थोड़ी ना चलता है ज्यादा माइनस कम। ये संख्या नहीं है घनत्व है, पहली बात तो ये संख्या होल, ये होल घनत्व है, होलों की संख्या नहीं है। अब घनत्व निकालना है मुझे यहाँ से यहाँ तक का। अगर यहाँ से यहाँ तक का घनत्व निकालूंगी तो यहाँ पर p प्लस डेल पी ओवर डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और यहाँ पर है p माइनस डेल पी ओवर डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। मतलब सारे के सारे होल जो है, यहाँ पर हमने जब डायग्राम बनाया था तो इधर एन टाइप लिया था और इधर p टाइप लिया था, तो p में से होल कहाँ जा रहे थे? एन की तरफ। यही तो हो रहा था, सारे के सारे जो होल थे वो p से कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं? एन की तरफ। अब मुझे पता करना है कितने होल यहाँ से यहाँ पहुंच चुके हैं। तो क्या करोगे, जब होल सारे के सारे इधर ट्रांसफर होते जा रहे हैं तो यहाँ पर जितने कोल होल पहुंचेंगे उसमें से माइनस कर दोगे आप, उधर कितने रह गए तभी तो निकालते हैं। तो मैंने राइट में से क्या माइनस कर दिया? लेफ्ट। राइट ये है, खड़े हो जाओ, मेरा राइट ये है, लेफ्ट है वो, तो राइट ये वाला है माइनस वाला, और लेफ्ट वाला क्या है? प्लस वाला। करो जरा माइनस p प्लस डेल पी ओवर डेल एक्स डेल्टा एक्स अपॉन 2। ऐसा नहीं करना है ज्यादा वैसे कम माइनस करना है, आपको ये देखना है कि जब वहां से होल चालू हुए और यहाँ पहुंचे तो कितने होल आपके ट्रांसफर यहाँ हो गए। तो टोटल आप यहाँ पर जितने पहुंचे हैं उसमें से आप वो वाले माइनस कर दोगे जो वहां बच गए। तो टोटल तो मेरे ये पहुंचे हैं और बचे कितने उधर? इतने। तो ये निकल जाएगा रिजल्टेंट कि कितनी होल डेंसिटी इन दोनों के क्षेत्र के बीच में। P माइनस डेल पी ओवर डेल एक्स डेल एक्स अपॉन 2। एक चीज और घनत्व को निकाल देती मैं, यहीं तक छोड़ा था इंटू डेल्टा एक्स और था साथ में, ये बताओ। यही छोड़ दिया था, इसके आगे नहीं कर पाया। तो मुझे कॉपी देना जरा। अच्छा अभी तुम्हारा यही है, लो अभी तो आगे है, बाद में करेंगे। इससे पहले तो इसका वो निकाल देते, घनत्व निकाला है, अभी तो संख्या और निकलवाती हूँ, बाद में करना है। इसे लिखिए आगे, इसके अंदर इसके बाद लिखिए, ये तो संख्या होल घनत्व निकल गया। लिखिए एन तथा पी टाइप, एन तथा पी टाइप अर्धचालकों में, एन तथा पी टाइप अर्धचालकों में
होलों की संख्या, होलों की संख्या। अब देखो ये वाली चीज, आयतन पहले निकाल, पहले होलों की संख्या निकाल रही हूँ मैंने, घनत्व निकाल दिया है। सबसे पहले इन दोनों के बीच में निकालूंगी और फिर इन दोनों के बीच में। इधर आ जाओ जरा, ये तो एक्स है बीच वाला, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। मैं पहले इन दोनों के बीच का बता रही हूँ, ये एक्स ले लिया और ये मैंने ले लिया एक्स प्लस, घनत्व कितना है इनके बीच में, इतना। और हाँ, घनत्व बोलते हो ना डेंसिटी को। मुझे निकालनी है संख्या। ये एक तल हो गया जो तो एक्स का है, हम तल की बजाय रेखा लेके चलते हैं। यहाँ पर होते तो ये तल है, इन तल के बीच में स्थित होती है आपके इलेक्ट्रॉन। और ये दूसरा तल हो गया जो आपका ऊंचा वाला है, ये रहा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का। अब मुझे इनके बीच में संख्या लेनी है, कितने होल की संख्या है इनके बीच में। संख्या के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक कोई काल्पनिक पृष्ठ का काल्पनिक पृष्ठ लेके चलती हूँ इनके बीच में, जिससे मैं उसका क्या निकाल दूं, घनत्व। क्योंकि घनत्व तो किसी का निकलेगा, किसी पृष्ठ का निकलेगा। और अगर इन दोनों के बीच में कोई पृष्ठ नहीं दे रखा तो मुझे घनत्व निकालना है, तो मैं क्या करती हूँ, काल्पनिक पृष्ठ इन दोनों के बीच में मान लेती हूँ। वो काल्पनिक पृष्ठ मैंने माना एक बेलन। अभी इनके बीच का निकाल रही हूँ, जब इनके बीच का निकालूंगी तो यहाँ पर एक काल्पनिक बेलन मान लूंगी। अभी मैं इन दोनों का निकाल रही हूँ तो इन दोनों के बीच में क्या निकाल दिया, काल्पनिक बेलन। अब मुझे होलों की संख्या निकालनी है, तो मैं क्या करूं, इस काल्पनिक पृष्ठ के अंदर जितने होल आ जाएंगे वो बोल दूंगी मैं होलों की संख्या है। पूरे पृष्ठ की बजाय मैंने ये मान लिया कि इसके अंदर जितने होल आ जाएंगे वही मैं बोल दूंगी ये इसकी काल्पनिक संख्या है। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अब मुझे होलों की संख्या निकालनी है, तो मैंने बताया था यहाँ पर लेनी पड़ेगी आपको होलों की संख्या। अगर होल की संख्या निकालनी है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, घनत्व इंटू आयतन। अगर मैं घनत्व और आयतन का इंटू कर दूं, क्या निकल जाएगी, मेरी होलों की संख्या निकल जाएगी इधर से लेकर इधर तक के बीच में। मैंने संख्या निकालने के लिए एक पृष्ठ इमेजिन करा, वो पृष्ठ जो था वो मैंने लिया बेलन। और बेलन ऐसा लिया है, बेलन का क्या होता है, आयतन निकालना है मुझे, घनत्व तो है मेरे पास, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। पाई आर स्क्वायर तो होता है क्षेत्रफल और एच होती है इसकी लंबाई। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, ए, और एच लंबाई। अब मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है, डेल्टा एक्स। यहाँ पर एक्स था, या एक्स प्लस डेल्टा एक्स था, बीच की लंबाई कितनी आ गई, डेल्टा एक्स। तो मतलब यहाँ पर तो जो एच है वो तो मेरा डेल्टा एक्स है और क्षेत्रफल ए है। और मैं ऐसा पृष्ठ इमेजिन करती हूँ, काल्पनिक जो पृष्ठ माना है वो ऐसा माना है जिसका क्षेत्रफल कितना हो जाए, जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो क्षेत्रफल तो 1 हो गया, तो आयतन कितना निकल गया, डेल्टा एक्स। ये क्या आ गया इसका आयतन। अगर मुझे होलों की संख्या निकालनी है तो घनत्व का इंटू किससे करना पड़ेगा, आयतन से। आयतन कितना है इसका, डेल्टा एक्स। अगर इसका निकालना है तो ये तो हो गया घनत्व इंटू आयतन कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स। इसका निकालना है तो सेम आप इन दोनों के बीच में काल्पनिक पृष्ठ मानना, यही बेलन, फिर उसका क्षेत्रफल 1 मान के चलोगे, फिर आयतन निकालोगे, इधर से इधर तक का भी कितना निकलेगा, डेल्टा एक्स। तो इसका किससे इंटू करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स से। तो घनत्व परिवर्तित हो जाएगा आपका संख्या के अंदर। लिखिए, ऐसा करो, पहले साइड में ये डायग्राम बनाओ, इसको बनाइए पहले। एक के लिए बनवा रही हूँ, दोनों के लिए नहीं बनवाऊंगी। इसको बना लीजिए साइड में, हाँ ये बना लो। बन गया, लिखिए x तथा x प्लस डेल्टा एक्स, इस पर लिख दें x तथा x प्लस डेल्टा एक्स के मध्य होलों की संख्या ज्ञात करने के लिए x तथा x प्लस डेल्टा एक्स के मध्य होलों की संख्या ज्ञात करने के लिए होलों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक काल्पनिक
पृष्ठ, ब्रैकेट में लिख देना बेलन, एक काल्पनिक पृष्ठ, ब्रैकेट में लिखना बेलन की कल्पना करते हैं जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। अब लिख दीजिए होलों की संख्या, देखिए होलों की संख्या किस किस के बीच में है, एक्स और एक्स प्लस डेल्टा एक्स। होलों की संख्या एक्स तथा एक्स प्लस डेल्टा एक्स के मध्य। देखो करना क्या है, तुम्हें ये लिखना है, इसका इंटू डेल्टा एक्स से करना है, समझ गए। ये लिखिए घनत्व इंटू आयतन, ये घनत्व लिखिए और ब्रैकेट में बाहर लिख देना डेल्टा एक्स। फिर लिखना होलों की संख्या, होलों की संख्या एक्स और एक्स माइनस डेल्टा एक्स, ये लिखना और फिर इसका इंटू डेल्टा एक्स करना, लिख दो दोनों इक्वेशन। ये तो होलों की संख्या है एक्स तथा एक्स प्लस डेल्टा एक्स के मध्य, ये होलों की संख्या है एक्स तथा एक्स माइनस डेल्टा एक्स के मध्य, दोनों लिख दीजिए। बोलो, लिखिए यादृच्छिक गति के कारण, यादृच्छिक गति के कारण प्लस एक्स व माइनस एक्स, प्लस एक्स का मतलब इधर और माइनस एक्स का मतलब इधर, प्लस एक्स व माइनस एक्स दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में यादृच्छिक गति के कारण प्लस एक्स व माइनस एक्स दोनों दिशाओं में होलों की गति की प्रायिकता, होलों की गति की प्रायिकता समान है। तल एक्स को, तल एक्स को केवल वे होल ही पार करेंगे, तल एक्स को केवल वे होल ही पार करेंगे जिनका वेग, जिनका वेग प्लस एक्स दिशा में होगा, जिनका वेग प्लस एक्स दिशा में होगा। अतः, अतः डेल्टा टी समय में, अतः डेल्टा टी समय में तल एक्स को, डेल्टा टी समय में तल एक्स को पार, पार कर, तल एक्स को पार कर दाएं, दाईं ओर जाने वाले होलों की संख्या, तल एक्स को पार कर दाईं ओर जाने वाले होलों की संख्या। अब देखो जरा, दायां लिखो बायां लिखो, बात एक ही है, बस प्लस और माइनस का साइन उल्टा चल रहा है, हमें तो ये पता है। इधर सुन लो अब जरा, मैंने बोला कि सारे के सारे होल कहाँ हैं, बीच में। इधर कौन से होल जाएंगे, जिनका वेग प्लस एक्स की दिशा में होगा, और इधर कौन से होल जाएंगे, जिनका वेग माइनस एक्स की दिशा। अगर यहाँ पर 100 होल हैं तो 100 होल में से 50 तो जाएंगे आपके प्लस एक्स में और 50 जाएंगे माइनस एक्स में। इसका मतलब जो कुल होल हैं उनकी आधी संख्या तो जाएगी इधर और आधी संख्या जाएगी इधर, तो इसका मतलब ये होल जो निकले हैं होलों की संख्या है। तो अब इसमें से आधे तो जाने वाले उधर है और इसमें से आधे जाने वाले इधर है, तो मैं लिख रही हूँ, मैंने पहले कौन सी लाइन लिखवाई है, दाईं ओर जाने वाले। तुम तो राइट लेफ्ट लिख दो, दाया बाया काटो, राइट लिखो पहले, राइट ओर जाने वाले, इसमें आप लगा दो। और टी समय में और बोला है मैंने बोला है ना टी समय में कितने होल जाएंगे, अगर टी समय में पार करेंगे तो नीचे किसका डिवाइड देना पड़ेगा, समय का।
क्योंकि प्रति सेकंड में कितने होल पार करके उधर जाएंगे, प्रति सेकंड में जाएंगे, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा संग में, डेल्टा टी। अगर इसमें लगाएंगे तो इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा, डेल्टा टी। तो टी समय पार करने वाले होलों की संख्या कितनी हो जाएगी, हाफ डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। सेम इसमें आ जाओ, हाफ डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। पहले ये वाली समीकरण लिखिए, फिर लिखना माइनस एक्स दिशा में, ये तो राइट हो गया, अब लिखना लेफ्ट, दूसरी साइड जाने वाले होलों की संख्या कितनी होगी, इतनी। इस पहले इसको लिख लीजिए, पहले इसको लिखिए, फिर लिखो और क्या, वेग ही तो बोल रही हूँ मैं कि वेग किस वेग से जाएंगे, वेग जब निकालते हो समय के सापेक्ष तो टी नीचे ही आता है, ऊपर थोड़ी ना होता है। तो वेग ही किस वेग से उधर पार करेंगे, तो डेल्टा टी का भाग ही देना पड़ेगा। हाँ हाँ, समय के साथ साथ, समय के, आप तो वेग निकाल रहे हो ना, कितने वेग से यहाँ से यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ क्रॉस करने वाले होलों की संख्या निकालनी है मुझे। तो मुझे बोला पर सेकंड में कितने होल क्रॉस करेंगे, तो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। तो होलों में परिवर्तन ही तो होगा, जितने होल अपनी जगह से परिवर्तित हो के आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, पर सेकंड में होल नहीं आए निकल के। ये कौन सा लिखा, ये लिख दिया। अब लिख दीजिए इसमें लेफ्ट साइड जाने वाले होलों की संख्या, ये लिख दीजिए। अब इसको यहां पर कर देना v, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी क्या हो गया, वेग, v में। सेम इसके लिए अगली लाइन में मत करना, इसी में चेंज कर लेना, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी को v में कन्वर्ट कर दीजिए, हो गया। अब निकालते हैं हम परिवर्तन, जो मैं पहले निकाल रही थी, p पी आर माइनस पी एल। अभी लिखना मत, मैं लाइन लिखवाऊंगी तब लिखना। यहां तक पहुंच गए ना टी तक, अब रुक जाओ यहीं पर। पी आर 1/2 p माइनस डेल पी ओवर डेल एक्स डेल्टा एक्स अपॉन 2 इंटू बी माइनस 1/2 p प्लस डेल पी ओवर डेल एक्स डेल्टा एक्स अपॉन 2 इंटू, चलो काटो, कुछ कट रहा हो तो, बातें नहीं करो, इंटू करो, पी वी अपॉन 2 माइनस पी अपॉन 2, बातें नहीं करो, डेल्टा पी ओवर डेल्टा एक्स अपॉन, इधर करो, माइनस पी वी अपॉन 2 माइनस डेल पी ओवर डेल्टा एक्स बी अपॉन 2 डेल्टा एक्स अपॉन 2। कैंसिल हो रहा है कुछ, ये कैंसिल हो गए। इधर आ जाओ अब जरा, क्या बचा, बराबर, ये बचा है और ये बचा है, दोनों सेम है पर दुगने हैं। तो मैं क्या करती हूँ, नीचे माइनस वी अपॉन 2 डेल पी ओवर डेल एक्स डेल्टा एक्स अपॉन 2 इंटू कर देती हूँ 2 का 2 है, कितना बचा, माइनस हाफ बी डेल्टा एक्स डेल पी ओवर डेल एक्स। ये निकल गई कुल होलों की संख्या आपकी। ये दोनों लिख लिए ना, अब लिखिए रिजल्टेंट को, परिणामी होलों की संख्या, देखिए परिणामी होलों की संख्या अब कर लो, यहां से स्टार्ट हो जाओ, यहाँ पहुंचो लास्ट रिजल्ट पे। क्या, हाँ डेल्टा टी समय में, अरे लाइन पढ़ो दोबारा से, उसमें लिखा है यादृच्छिक गति के कारण प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों दिशाओं में गोलों की गति की प्रायिकता समान होती है। आगे पढ़ो, क्या लिखा है, तथा नहीं, तब एक्स को केवल वो होल, अच्छा, तब एक्स को केवल वो होल ही पार करेंगे जिनमें वेग प्लस एक्स दिशा में होगा।
तो मुझे क्या निकालना है, इन होलों का वेग निकालना है कि जो इसको पार करके उधर जा रहे हैं। जब मुझे वेग निकालना है कितने होल पार करके जाएंगे, तो डेल्टा टी का भाग दूंगी। लेकिन है ये एक, हाँ ये संख्या ही है, लेकिन संख्या नहीं बोल सकते, इसे वेग बोल सकते हैं। होलों का वेग लिखो यहाँ पर, संख्या गलत लिखवा दी है। हाँ, होलों का वेग लिखो यहाँ पर संख्या की जगह काट के। ये लिखा है ना होलों की संख्या, इधर काट के वेग कर लो। नहीं नहीं, वेग ही आएगा, सही है वो। वैसे तो समझने में प्रॉब्लम हो रही है, संख्या और वेग एक ही चीज है, वो किस वेग से जा रहे हैं उसे क्रॉस करके वो निकाला है। वहां तक लिख लिया। आधे आधे उधर जाएंगे, आधे उधर जाएंगे, उन होलों की संख्या है। हाँ वेग ही है, लेकिन होलों की संख्या लेके चलते हैं, इसे वेग नहीं, वेग तो है ही है वेग, लेकिन कितने वेग से वो होल वहां जा रहे हैं वो है ये, वो वेग ही मान लो तुम। ब्रैकेट में वेग लिख लो संख्या के आगे, जिससे याद रहेगा कि वेग है ये। हो गया। विस्तरण की परिभाषा पढ़ी है तुम लोगों ने? अरे मैंने ही तो पढ़ाई है, मैंने ही तो पढ़ाई थी विस्तरण की परिभाषा। अब क्या करना है, मुझे इसमें विस्तरण गुणांक निकालना है, तो मैं विस्तरण की परिभाषा लगाऊंगी, इससे तुलना करूंगी और मुझे मिलेगा विस्तरण गुणांक। लिख लो पहले से, फिर करवाती हूँ। लिखिए, विस्तरण की परिभाषा से, विस्तरण की परिभाषा से नेट फ्लक्स घनत्व, परिणामी फ्लक्स घनत्व, विस्तरण गुणांक, परिणामी फ्लक्स घनत्व, विस्तरण गुणांक तथा सांद्रता की प्रवणता, सांद्रता की प्रवणता के गुणनफल के, की प्रवणता के गुणनफल के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, गुणनफल के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। इसका मतलब मुझे नेट फ्लक्स घनत्व निकालना, नेट फ्लक्स घनत्व निकालते हैं। ये विस्तरण की परिभाषा होती है, किस किस के होता है विस्तरण, नेट फ्लक्स घनत्व इनटू, अभी मैंने लिखवाया दो चीजों के गुणनफल के बराबर होता है विद माइनस साइन। किस किस के, एक तो विस्तरण गुणांक, विस्तरण गुणांक लिखवाया, क्या लिखवाया देखो उसमें, और सांद्रता की प्रवणता। अच्छा एक चीज और, जब प्रवणता निकालते हो तो परिवर्तन किसके सापेक्ष लेते हैं, दूरी के साथ, और पता है ना प्रवणता में दूरी के साथ परिवर्तन लिया जाता है, और आप समय के साथ परिवर्तन के लिए तो वो लिख देते हो सर, समय के सापेक्ष परिवर्तन करने पर। अब मैंने प्रवणता लिखा है तो इसका मतलब मुझे करनी है दूरी के साथ परिवर्तन, दूरी के साथ परिवर्तन करना है, और मुझे निकालनी है इसकी सांद्रता। टॉपिक में किसका पढ़ रहे हैं हम, होलों की। अब मैंने बताया था मैं केवल होल ही होल पढ़ा रही हूँ, इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ा रही। अगर होल की पढ़ा रही हूँ तो सांद्रता निकालनी है मुझे, तो सांद्रता किसकी निकालूंगी, केवल होलों की। यहाँ पर सांद्रता गुणांक, सांद्रता प्रवणता चलेगी, और सांद्रता तो इलेक्ट्रॉन की भी होती है और होल की भी होती है, और सांद्रता वो होती है जो सांद्रता बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न में जाते हैं या होल उच्च से निम्न में जाते हैं। और मैंने जो पढ़ाई है यहाँ पर केवल होलों की पढ़ा रही हूँ, इलेक्ट्रॉन की नहीं पढ़ा रही, होलों की पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ सांद्रता भी किसकी चलेगी, केवल होलों की। और प्रवणता निकालनी है तो प्रवणता किसके सापेक्ष परिवर्तन होता है, दूरी के सापेक्ष। तो कितनी है दूरी यहाँ पर, प्रवणता में परिवर्तन कितना होगा, डेल पी ओवर डेल्टा एक्स इंटू विसरण गुणांक। कितना होता है विसरण गुणांक, डी, विसरण होता है डी। अगर इलेक्ट्रॉन का लेंगे तो ई लगा देंगे, और होल का लेंगे तो एच। और मुझे पता है मैं किसके बारे में पढ़ रही हूँ, होल के बारे में, तो विसरण गुणांक किसका लेके चलूंगी, एच का, और इसके ऋणात्मक मान के बराबर होता है तो माइनस।
अगर मैं दोनों इक्वेशन की इसकी और इसकी तुलना करती हूँ तो विसरण गुणांक देखो, बोलो नहीं जरा, डी एच डेल पी ओवर डेल एक्स, ये गया माइनस माइनस गया, तो डी एच जो निकलता है वो किसके बराबर निकलता है, 1/2 v डेल्टा एक्स। ये निकला आपका होलों का विसरण गुणांक। इसे लिखिए। ये समीकरण नंबर कौन सी आएगी, अब डालिए या नहीं डालिए, नहीं डाली तो इसे फर्स्ट डाल देना और इसको सेकंड डाल देना। घनत्व, नेट फ्लक्स, क्या, हाँ सांद्रता, घनत्व एक ही होती है, हाफ बी डेल्टा एक्स। ये किसका विसरण गुणांक निकला है, होल के लिए। क्या लिख देना, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तब लिखना है इसे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर इसे लिख दीजिए। ये घनत्व निकल गया, अब मुझे आवेश घनत्व निकालना है, लिख लिया। फटाफट करो, मैं नेक्स्ट टॉपिक और स्टार्ट करूंगी आज। कल ये जो इसके बाद टॉपिक है वो लास्ट है, फिर चैप्टर कंप्लीट है, यूनिट कंप्लीट है, मतलब एक और रह गया इसके बाद। कल खत्म हो गया तो कल यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, आज तो होगा नहीं, बहुत बड़ा है वो वाला टॉपिक। बातें नहीं करो, अब इधर देखो जरा, ये निकल गया मेरा विसरण गुणांक, और क्या ये विसरण गुणांक है, ठीक है। ये क्या निकाला है हमने, घनत्व। अगर मुझे निकालना है आवेश घनत्व। घनत्व तो एक ही चीज होती है, भले आवेश का ले लो या फिर आप फ्लक्स का ले लो। अगर आवेश का लोगे तो उसके आवेश से मल्टीप्लाई कर दोगे घनत्व में, तो आवेश का घनत्व निकलाएगा। मैं आवेश घनत्व निकाल रही हूँ, तो मैंने जो घनत्व निकाला है उसमें किसका इंटू कर दूं, आवेश का, तो मेरा आवेश घनत्व हो जाएगा। लिखिए, हम जानते हैं होलों का आवेश, लिखो, हम जानते हैं होलों पर आवेश कितना होता है, प्लस ई। हाँ, होलों पर आवेश प्लस ई होता है, होलों पर आवेश प्लस ही होता है। इस कारण होल धारा घनत्व, होल धारा घनत्व, आ जाओ, घनत्व क्या है, ये नहीं है घनत्व, ये तो विसरण गुणांक है, घनत्व ये है। अगर मुझे धारा घनत्व निकालना है, धारा घनत्व को किससे डिनोट करते हैं, जैसे किसका निकाल रहे हो, होल का, तो पी, होल के लिए जे पी बराबर। अब आ जाओ, कितना है, इतना है, और होल पर आवेश कितना रहता है, प्लस ही रहता है, तो इसका मतलब इसका इंटू में अगर प्लस ही से कर दूं तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, धारा घनत्व में। आगे समझ में। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का निकालना है, अब देखो जेई, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना रहता है, -e। अब -e से गुणा करो तो ये किसमें हो जाएगा, प्लस में। अब इलेक्ट्रॉन का निकालती हूँ, जेई कितना आ जाएगा, ई, एच की जगह ई, पी की जगह एन, इलेक्ट्रॉन का लेके चलोगे तो लिख लीजिए, होल धारा घनत्व, इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व। या माइनस नहीं है, बस खत्म हो गया टॉपिक, एक लास्ट लाइन रह गई है, फिर खत्म। ये जो धारा घनत्व निकला है, पहले इसे लिखो फिर समझाऊंगी।
ये H रहेगा, ये E रहेगा, ये P रहेगा, ये N रहेगा। हो गया? देखो विजन, होल धारा घनत्व, इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व। अब एक बात सुनो, आपने दो टॉपिक करे, एक तो पढ़ा है चालन द्वारा, अपवाह द्वारा चालन, एक पढ़ा है विसरण द्वारा चालन। जब हमने अपवाह द्वारा चालन पढ़ा था तब भी हमने धारा घनत्व निकाला था, होल का और इलेक्ट्रॉन का। हमने विसरण द्वारा चालन पढ़ा है तब भी हमने धारा घनत्व निकाला है, होल का और इलेक्ट्रॉन का। होल का इसके अंदर तो इतना है और इलेक्ट्रॉन का इतना है। आपने जब वो पढ़ा था, कौन सा वाला, अपवाह द्वारा चालन पढ़ा था, तब वहां पर भी आपने होल का भी निकाला था और इलेक्ट्रॉन का। अपवाह द्वारा चालन के अंदर होल का कितना निकला था और इलेक्ट्रॉन का कितना निकला था, देखो जरा बताओ मुझे। क्या डेल पी ओवर डेल एक्स इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया ना, एन टाइप नहीं, इलेक्ट्रॉन के लिए इसलिए निकाला था होल धारा घनत्व। बताओ जरा इसका कितना था, अपवाह द्वारा चालन में होलों का धारा घनत्व मिल गया, नहीं मिला? क्या है बोलो? पीई बी एच बस, और इसका एनी, हाँ ये तो है, मल्टीप्लाई तो लिखा है, ये दोनों थे, ये तो था आपका अपवाह में, और ये भी था, और ये जो निकला है वो निकला है विसरण में, और ये भी आपका है। तो मैं कुल धारा घनत्व निकाल रही हूँ, अपवाह प्लस विसरण। लिखिए, ये मत लिखना, ये तो पीछे से आप लोग नोट कर लेना, डायरेक्ट लिखिए, होलों का कुल धारा घनत्व, होलों का कुल धारा घनत्व जे, होल का निकाल रही हूँ, जी एच किसका पहले, अपवाह का, और प्लस जी एच किसका, विसरण का। इधर देखो जरा, इसने ही बोला पीई वी एच, वी एच की जगह हमने रिप्लेस करा था म्यू एच ही, जरा देखो पीछे होगा, क्योंकि उसमें गतिशीलता निकाली थी तो म्यू एच ई से रिप्लेस करा था। मिल गया रिजल्ट, नहीं मिला? तो मैं यहाँ पर वी एच ना लेकर यहाँ पर लेके चल रही हूँ म्यू एच, यही था ना, और इसके लिए क्या था, म्यू ई, ये लेके चल रही हूँ। पहले लिख रही हूँ होल का, होल का कितना है, पी ई म्यू एच ई, विसरण में कितना है, माइनस ई डी एच डेल पी ओवर डेल एक्स। तो कुल होलों का धारा घनत्व जो है, कॉमन आएगा कुछ, ई कॉमन ले लिया, पी म्यू एच ई माइनस डी एच डेल पी ओवर डेल एक्स, ये निकल गया आपका होल का। अब निकालना है इलेक्ट्रॉन का, जे जे अपवाह प्लस जी विसरण। अपवाह का कितना था, एन ई म्यू ई ई, विसरण का प्लस ई डी डेल एन ओवर डेल्टा एक्स, जे कॉमन ई एन म्यू ई ई प्लस डीई डेल एन ओवर डेल्टा एक्स, ये किसका निकला है, इलेक्ट्रॉन। खत्म आर्टिकल, लिख लो।
हो गया? अधूरा? हो गया? नेक्स्ट टॉपिक डालिए। पीएन संधि डायोड समीकरण लास्ट टॉपिक है। पीएन संधि डायोड समीकरण। देखो जरा, पीएन संधि डायोड समीकरण पढ़नी है आपको, समीकरण निकालनी है पीएन संधि की। ये पी है, ये एन है, दोनों को जोड़ दिया, ये जुड़ गए दोनों। पी में क्या मिलते हैं ज्यादा? होल, तो मतलब प्लस चार्ज ज्यादा होता है, और एन में क्या ज्यादा होते हैं? इलेक्ट्रॉन, तो इसमें माइनस चार्ज ज्यादा होता है। यहाँ पी भरे हुए हैं या एन भरे हुए हैं। अब जब दोनों को आपने जोड़ दिया है तो दोनों पी जो होंगे वो एन में जाना चालू हो जाएंगे, और जो एन होंगे वो पी में आना चालू हो जाएंगे। जब दोनों इधर उधर जाना चालू करते हैं तो दोनों के बीच में एक अवक्षय परत बन जाती है। ये वो रही, ये अवक्षय परत है। जब एन पी में जा रहे हैं, पी एन में जा रहे हैं, तो एक अवक्षय परत बन गई। अवक्षय परत के इस साइड तो आ जाएंगे नेगेटिव, और इस साइड आ जाएंगे पॉजिटिव। और होल का जाना एन में और इलेक्ट्रॉन का जाना पी में तब तक होता है जब तक अवक्षय परत नहीं बनती, तब तक तो ये फ्लो होते रहते हैं। जैसे ही अवक्षय परत का बनने का निर्माण होता है, अवक्षय परत बनना चालू हुई, तो इनकी जाते तो अब भी है, लेकिन अब मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कम होती होती और एक समय ऐसा आता है कि ये रुक जाता है जाना। वो कब आता है? जब ये अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है? बढ़ना चालू हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन और होलों का इधर उधर ट्रांसफर होना बंद हो जाता है। अगर ये दोनों बंद होना चालू हुआ तो इसका मतलब धारा का बहना भी बंद हो गया। धारा तो जब ही बहेगी जब इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। जब अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ती जाती है तो इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के उसमें जाना बंद हो जाते हैं, और धारा क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। किस पर डिपेंड करती है ये? अवक्षय परत की चौड़ाई पर। अब इधर आओ जरा, मैं जरा ऊर्जा बंद बना रही हूँ एन का और पी का। पहले बना रही हूँ मैं पी का। क्या होता है ऊपर? कंडक्शन, मतलब चालन मन, नीचे सत्ता बैंड, यही तो होता है। बीच में क्या मिलता है इनके? फर्मी ऊर्जा। फर्मी ऊर्जा मिलती है। ये फर्मी ऊर्जा है जिसको आप डिनोट करते हो ईएफ से। ये तो आपका पी टाइप का है, ये तो कंडक्शन है, मतलब चालन मन। ये संयोजकता है जिसे हम नोट कर लेते हैं बैलेंस है। किसके लिए पढ़ रहे हो? पी टाइप के लिए, तो इसे ईसीपी, ईवीपी और ईएफपी। तो मतलब ये हमने पढ़ लिया पी टाइप के लिए। अब देखो इसके अंदर ये पढ़ा है मैंने पी टाइप में। पी टाइप में क्या ज्यादा होते हैं? होल। होल। अब तुम्हें ये तो पता है कि चालन बंध के अंदर ना तो होल होते हैं और ना इलेक्ट्रॉन, खाली रहता है। संयोजकता बैंड ऐसा होता है जिसमें होल हो या इलेक्ट्रॉन हो, सब किस में मिलेंगे आपको? संयोजकता बैंड में मिलेंगे। पी टाइप के अंदर होलों की संख्या ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, होलों की संख्या ज्यादा है,
तो ये जो फर्मी ऊर्जा लेवल होता है वो कहाँ आना चालू कर देता है, क्योंकि इसमें माइनस तो कम होते हैं और प्लस ज्यादा होते हैं इसके अंदर। अगर होल ज्यादा है तो ये कम है, तो फर्मी ऊर्जा जो स्तर है वो अब यहाँ ना रह के कहाँ जाता है, अपनी जगह से नीचे खिसकाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई। तो हमें हमेशा वैलेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन ही मिलते हैं, क्योंकि आप जब भी किसी का समीकरण लिखते हो तो उसमें क्या लिखते हो, कोई भी इक्वेशन लिखते हो, जैसे मैंने जर्मेनियम का लिखवाया था, विन्यास लिखा था जर्मेनियम का, तो लास्ट में 4s2 और 4p2 आ रहे थे। ये जो थे वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन होते थे। तो इसका मतलब आपको संयोजकता बंध में हमेशा क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा कम होती है तो फर्मी ऊर्जा स्तर गिर जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है तो फर्मी ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है। वो होलों की संख्या पर निर्भर नहीं करता कि होल ज्यादा हो या खाली, क्योंकि होल तभी मिलते हैं जब इलेक्ट्रॉन वहां से हटके कहीं और जाते हैं, तभी होलों का निर्माण होता है, नहीं तो होल तब तक नहीं बनेंगे जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर होल ज्यादा है, होल ज्यादा है तो फर्मी ऊर्जा स्तर का खिसकाया नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई संयोजकता बंध में कम हो गई, तो फर्मी ऊर्जा आपका आ गया यहाँ पर। ये तो हो गया पी टाइप के लिए। अब आ जाओ एन टाइप पर। ये फर्मी ऊर्जा स्तर बीच में, ये यहाँ आ गया, ये फर्मी ऊर्जा स्तर है। अब आ जाओ एन टाइप में। एन टाइप में क्या ज्यादा मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, होल ही नहीं है इसके अंदर, इतने ज्यादा हैं, इसकी वजह से जो फर्मी ऊर्जा स्तर होता है वो कहाँ खिसक जाता है, ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, नीचे से बढ़ जाती है, तो फर्मी ऊर्जा स्तर क्या हो गया, ऊपर चले गया। वो मिल गया आपको इधर। ये तो हो गया ईसी, ईएफ, ईवी। एन टाइप के लिए पढ़ रहे हो तो एन एन एन, समझ में आ गया। क्या फर्मी ऊर्जा होती है ईएफ, क्या फर्मी वो बैंड नहीं बनाए थे मैंने, वहां पर बनाए थे आपको चालन बंद, फिर आया था संयोजकता बंद, और नीचे जो लास्ट में बचा था जिसके अंदर आपके क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था के बाद एक और बैंड खुल रहा था, लेकिन वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम इतना ज्यादा उनके बीच में प्रतिकर्षण बल हो गया था कि हम उस वाली ऊर्जा तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो वो वाला जो लेवल था उसको बोलते हैं हम फर्मी एनर्जी लेवल, जो साम्य अवस्था के बाद आती है अवस्था, उसको बोलते हैं हम फर्मी ऊर्जा स्तर। साम्य अवस्था तक तो आपके संयोजकता बंद और चालन बंद मिलते हैं, और साम्य अवस्था के बाद जो स्तर मिलता है वो कहलाता है आपका फर्मी ऊर्जा स्तर। जो लास्ट में था जिसके बारे में मैंने बताया ही नहीं था कि कुछ काम करता है, दो ही बंद थे, वो एक ऊपर कंडक्शन और नीचे वैलेंस, और लास्ट लास्ट में जो करवाया था वो आपका था फर्मी ऊर्जा स्तर, जो कि साम्य अवस्था के बाद की स्थिति होती है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। तो फिर हम ये फर्मी ऊर्जा स्तर वो कहलाता है। आगे समझ में, चलो इसे बनाओ पहले। इसे और इसे दोनों को बना लो, फिर लिखवाऊंगी इसमें। ये जर्मेनियम नहीं लिखना है, मैंने तो एक बताया था विन्यास लिखने के लिए। कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, फिर यूनिट सेकंड करेंगे। हाँ सारे बनाओ, सब सारे बना दो। गुड मॉर्निंग सर।
बढ़िया, लिखिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम बहुत पूछता है वाला। लिखिए, एक एक पी अर्धचालक, एक पी अर्धचालक, एक पी अर्धचालक परमाणुीय रूप से एन अर्धचालक से, एक पी अर्धचालक परमाणुीय रूप से एन अर्धचालक से जोड़ा जाता है, जिससे जिससे विद्युत युक्ति पीएन संधि डायोड बनता है, जिससे विद्युत युक्ति पीएन संधि डायोड बनता है। पीएन संधि डायोड के एक तरफ, पीएन संधि डायोड के एक तरफ मुक्त होल, एक तरफ मुक्त होल तथा दूसरी तरफ मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में होते हैं, जिससे जिससे होल जिससे होल पी से एन में, जिससे होल पी से एन में तथा इलेक्ट्रॉन एन से पी में विसरण करते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन एन से पी में विसरण करते हैं। इस क्रिया से संधि पर इस क्रिया से संधि पर एक पतली परत बनती है, जिसे अवक्षय परत कहा जाता है। एक पतली परत बनती है जिसे अवक्षय परत कहा जाता है। अवक्षय परत कहा जाता है। इस अवक्षय परत की मोटाई इस अवक्षय परत की मोटाई x2 माइनस x1 है, x2 माइनस x1 है। पीएन संधि डायोड, इधर जहां माइनस है वहां पर x1 मान लो या x2 मान लो, तो परत की मोटाई हो गई x2 माइनस x1। पीएन संधि डायोड, आगे लिखो, पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह, पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह संधि पर उत्पन्न विभव रोधिका पर कार्य करता है। विभव रोधिका पर कार्य करता है। विभव रोधिका होती क्या है? जब अवक्षय परत बन गई, इसकी मोटाई बढ़ने लग गई, विभव पैदा होने लग गया। जब विभव रोधिका आ जाएगी तो धारा का बनना बंद हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन और होलों का प्रवाह रुक जाएगा। रुकने से धारा का प्रवाह बंद हो गया, तभी उसे क्या बोला है? रोधिका। रोधिका का काम क्या होता है? रोकना, ना तो होलों को इलेक्ट्रॉन पे जाने देना, ना इलेक्ट्रॉन को होलों पे जाने देना। जब विभव रोधिका का निर्माण होता है तब धारा का मान कितना हो जाता है? 0। क्या लिखा है मैंने? निर्भर करता है। अतः संधि पर बनने वाली धारा, अतः संधि पर बनने वाली धारा शून्य होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ये तो इसकी बात हो गई, अब इस पे आ जाओ।
पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड में फर्मी स्तर, में फर्मी स्तर, संयोजकता बैंड, फर्मी स्तर, संयोजकता बैंड, ईवीपी, संयोजकता बैंड ईवीपी के निकट होता है, निकट होता है व एन अर्धचालक में, एन अर्धचालक में संयोजकता बैंड ईसीएन के निकट होता है। एन अर्धचालक में ईएफएन तो खुद ही फर्मी ऊर्जा है, यहाँ पर तो ईवीपी के निकट होगा और यहाँ पर ईसीएन के निकट होता है, ईसीएन के निकट होता है। अब देखो मैं जरा एक तो दूसरा ग्राफ बना रही हूँ, वो और बनाना है, जरा पहले सुन लेना उस ग्राफ के बारे में फिर बनाना। अब मैं क्या करती हूँ, एक बात सुनो, बातें नहीं करो। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये रहा फर्मी ऊर्जा स्तर किसका है, पी का, और ये किसका है, एन का। इसको तो थोड़ा ऊपर खिसका रही हूँ और उसको थोड़ा नीचे, ऐसा कर रही हूँ दोनों का ऊर्जा स्तर कि दोनों एक दूसरे के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए सामने। ये रहा फर्मी ऊर्जा स्तर, ये तो हो गया पी वाले का, और ये हो गया आपका, दोनों बराबर आ गए। जब दोनों बराबर आएंगे, अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊंगी तो ये संग में ऊपर बढ़ेगा, और इसको नीचे लेके आऊंगी तो ये संग में नीचे आएगा। ये तो अपनी जगह ही रहता है। पहले मैं इसका दिखा रही हूँ, इसको नीचे लेके आ रही हूँ, इसको नीचे लेके आऊंगी तो इसके साथ साथ ये वाला बैंड क्या आ जाएगा, नीचे आएगा, ये ऊपर ही रहेगा, तो ये तो यही रहता है। और वो वाला ईसीएन धीरे से नीचे आ जाता है, तो इसका मतलब ये आ गया आपका नीचे। ये कौन सा हो गया, ईसीएन, और ये कौन सा हो गया, आगे सामने। अब इस पे आ जाओ जरा, इसको ऊपर लेके जा रही हूँ तो ये ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला ऊपर जा रहा है, तो ये तो ऊपर आ गया, और ये अपनी जगह पे ही रहेगा, ये नीचे ही रहेगा। और ये जो इनके बीच में अंतर आता है, ये होती है इसकी विभव रोधिका, ये कहलाती है इसकी विभव रोधिका। ये क्या है, ईवीएन, ये क्या है, ईवीसी, बना लीजिएगा। चलो इसके बाद यहाँ तक ग्राफ समझ में आ गया, इसके बाद कल करेंगे आगे, बना लो इसे।